लोग हमारा एक लेटेस्ट टॉपिक की जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति आखिर क्या होता है? ये जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है और ये जो फिस्कल पॉलिसी है टोटली कनेक्टेड होती है स्पेंडिंग से और टैक्सेशन से। गवर्नमेंट टू टाइप्स के वर्क करती है। एक वर्क करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर और दूसरा वर्क करती है रेवेन्यूज को जनरेट करना। अब रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए ये क्या करती है? टैक्सेस को इम्पोज करती है। अब टैक्सेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब टैक्सेस से सरकार रेवेन्यू लेती है और इस रेवेन्यूज को सरकार डिफरेंट सेक्टर्स में जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसमें एक्सपेंडिचर करती है। ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है टेक्सटाइल में, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, पेट्रोलियम में, एग्रीकल्चर में, है ना, और डिफरेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है जिससे लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है और हमारे देश में जीडीपी बढ़ती है। आखिर अब हम लोग देखिए कि हम लोगों ने कितने इंप्रेसिव वे में इसका एक चार्ट बना रखा है। इस चार्ट में हम लोगों ने इसके पर्पस दिए हैं, इसके टूल्स दिए हैं, इसके टाइप्स दिए हैं, हाउ इट वर्क्स, सब कुछ हम लोगों ने इस पे मेंशन किए हुए हैं। अब हम लोग आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सब हम लोगों को जब भी कोई हमसे कोई पूछे कि आखिर फिस्कल पॉलिसी क्या है तो स्टूडेंट्स इतना लंबा चौड़ा लिख देते हैं और वो ये सोचते हैं कि यदि हम लोग लिखेंगे तो हमें थर्ड पर्सन ये सोचेगा कि हमें बहुत कुछ आता है, बट इट इज़ जस्ट लाइक हेलुसिनेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप काम की बात लिखें, काम पे रिप्रेजेंट करें, दैट्स इट, नथिंग इज मोर देन दैट। शायद ये नोट्स बताने का मेरा केवल यही मकसद है कि आप इस क्वालिटी वे में अपनी बात को लिखिए, तो आई होप सो आप अपनी बात बहुत ही ईजी और सरल तरीके से अगले तक पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी कि हमारी गवर्नमेंट कितनी टाइप्स की पॉलिसीज को यूज करती है। फर्स्ट पॉलिसी मीन्स कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी में एक्सपेंशन करना है। और भला एक्सपेंशन की ज़रूरत कब पड़ती है? एक्सपेंशन की ज़रूरत जब पड़ती है जब हमारी अर्थव्यवस्था में रिसेशन आ जाता है, मंदी की स्थितियां आ जाती है, जीडीपी घटने लगता है, जीएनपी घटने लगता है, डिस्पोजेबल इनकम घटने लगती है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं, खाने के लिए रोटी तक नहीं नसीब में होती है। तो इन सारी सिचुएशंस में जो हमारी देश की गवर्नमेंट है यदि वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन न ले तो भला ऐसा फिस्कल पॉलिसी मेजर्स अपनाने से मतलब ही क्या? तो फटक से जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? टैक्सेस को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। जब टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है तो होता क्या है? एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शंस जनरेट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, परचेजिंग पावर बनती है और जो इकोनॉमी है वो एक्सपेंशन स्टेजेस में आ जाती है। तो आखिर एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में क्या किया जाता है? एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि एक्सपेंडिचर बढ़ सके। तो जब आप ये सारी बातें एक ऐसे एरो में यदि आप लोग रिप्रेजेंट कर देंगे ना तो शायद आपकी बात अगले तक इजीली पहुंच जाएगी। बाकायदा आप 2-2 पेज भर के लिखें। ये नोट्स बनाने का मेरा केवल यही मकसद है कि वो हर स्टूडेंट तक पहुंचे जो स्टूडेंट वाकई में पढ़ना चाहता है। क्योंकि आज आज जितना मैंने ये अनुभव किया है कि शायद स्टूडेंट्स करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसे एक सही मार्गदर्शन की कमी है। तो उसी मार्गदर्शन को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये ट्रिक्स एंड टूल्स आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी का पर्पस क्या होता है। पॉलिसी का पर्पस क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी का
पर्पस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, और अब इकोनॉमिक ग्रोथ उसने कैसे करी? टैक्सेस को घटा के। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसके कुछ चैलेंजेस भी बता रखे हैं कि भाई फिस्कल पॉलिसीज मेजर्स से क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं एक्सपेंशनरी मेजर्स को ऑप्ट करने से, जैसे कि इंक्रीज डेफिसिट्स हो सकते हैं, क्राउडिंग आउट्स हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है। अब ये कैसे होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। अब पहला गवर्नमेंट बार बार एक्सपेंडिचर करते जाए और टैक्सेस में रिडक्शंस करती रहे तो कभी कभी उसे घाटे के बजट भी हो जाते हैं। अब घाटे के बजट कैसे होते हैं कि होता क्या है, रेवेन्यूज तो कम हो रही है क्योंकि टैक्सेस इम्पोज ही नहीं किए जा रहे हैं और एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। तो समटाइम्स द गवर्नमेंट यूज टू सफर फ्रॉम द डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं घाटे के बजट। और सेकंड होता है इन्फ्लेशन, क्योंकि जब मैक्सिमम एक्सपेंडिचर होगा तो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा तो मैक्सिमम जीएनपी होगी, और मैक्सिमम जीएनपी होगी तो लोगों के पास बहुत पैसा आ जाएगा, और जब ज़्यादा पैसा आ गया तो मुद्रास्फीति तो बननी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। अब देखिए ना, चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं, है ना, बट उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा तो है ही नहीं कि हम एक्सपेंशन मेजर्स ऑप्ट नहीं करेंगे, बट कर सकते हैं, बट दिमाग से करने पड़ते हैं। इसीलिए तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स में हर चीज़ डायग्राम मांगती है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो अर्थशास्त्र एक ऐसा टॉपिक है जो बोलने पे विश्वास नहीं करता, प्रैक्टिकली विश्वास करता है। अब हम लोग इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमने OI एक्सिस पे प्राइस लेवल ले रखा है और OX एक्सिस पे हम लोगों ने GDP दे रखी है, जैसे हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब क्या होता है, ये जो है हमारा एक सप्लाई कर्व है और ये हमारा AD से AD1 जो है हमारा डिमांड कर्व है। अब डिमांड के बढ़ने से ही प्राइस लेवल बढ़ जाता है। आई मेरी बात समझ में? अब ये कैसे हुआ? जब गवर्नमेंट ने टैक्सेस को रिड्यूस किया एक्सपेंशन मेजर्स में, तो लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ गई। परचेजिंग पावर बढ़ने से मार्केट में डिमांड बढ़ी, तो ये डिमांड DD से DD1 पे हो गई, और मार्केट में डिमांड बढ़ने से ओब्वियसली प्राइस भी P0 से P1 हो गई। तो यहाँ पे E0 से जो E1 का जो सफ़र है वो हमें एक्सपेंशन मेजर्स को बताता है। आखिर एक्सपेंशनरी मेजर्स कब हुआ? जब टैक्सेस घटे, टैक्सेस घटने से परचेजिंग पावर बढ़ी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आया, उन्होंने मार्केट में डिमांड करी और डिमांड करने से प्राइस लेवल बढ़ गया। तो हियर द शिफ्टिंग पॉइंट E0 टू E1 इज नोन एज एन एक्सपेंशनरी मेजर्स, और ये कब होता है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में होता है। अब बताइए कितना सिंपल डायग्राम है, लेकिन समझाने का ही एक बहुत बड़ा तरीका होता है जो मैंने आपको बता दिया। अब इसे एक्सप्लेन कैसे करना है? एक्सप्लेन करना का भी एक ट्रिक होता है। उसमें ट्रिक ये होती है कि this is the situation of the US economy in 2008-9, recession rises and unemployment. So now expansionary measures will be opted, है ना? अब क्या हो गया? रिसेशन बढ़ गया, हाँ? अब एक्सपेंशन मेजर्स को ऑप्ट करना है। करना क्या है? सिंपल, टैक्स घटाओ, एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, डिमांड बढ़ाओ, स्विच फ्रॉम AD to AD1 एंड प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम P0 to P1। सिंपल इतना लिखना है, इससे लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना है, किसी को कोई मतलब नहीं है। ये हो गया। यहाँ यदि ये आपका क्वेश्चन 20 नंबर का आता है तो बीइंग एन एग्जामिनर आई एम डैम श्योर आई विल गिव यू 20 out of 21 if you will represents your content in such a way. So इसीलिए मैं ये आपको डायग्राम बना के लिखना समझाती हूँ, क्योंकि 25 साल में मैंने देखा है बच्चे ना तो डायग्राम बनाते हैं, न पॉइंट्स लिखते हैं, न डेफिनेशंस लिखते हैं, केवल एक खिचड़ी के फॉर्म में पत्ते भर लेते हैं, और पत्ते भरने से कुछ नहीं होता। बीइंग अ क्वालिटेटिव नॉट अ क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट आता है हमारा, चलिए हम लंबी चौड़ी बात ना करें, मुद्दे की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब ऑप्ट किया जाता है?
कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जब ऑप्ट किया जाता है जब अर्थव्यवस्था में एक्सपेंशन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, ज़्यादा ही पैसा आ जाता है, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, लोगों की परचेसिंग पावर को करना पड़ता है कम, क्योंकि यदि परचेसिंग पावर को कम नहीं करेंगे तो एक्सपेंडिचर्स और बढ़ते जाएंगे, डिमांड बढ़ती जाएगी। तो अब उस एक्सपेंशनरी मेजर्स, कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर्स में गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स के अमाउंट को टैक्स के अमाउंट को बढ़ा देगी। जैसे ही टैक्स के अमाउंट को बढ़ाया, मार्केट में डिमांड हो जाएगी कम, मार्केट में डिमांड के कम होते ही प्राइस लेवल भी घट जाएगा। चलिए इसे हम लोग एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। टैक्सेस के बढ़ने से लोगों के पास पैसा कम आने लगा तो जो डिमांड कर्व था वो AD1 से शिफ्ट होके AD2 पे हो गया, मींस इट ट्रांसफर फ्रॉम E टू E1। सो यहाँ पे प्राइस लेवल भी P1 से P2 रिड्यूस हो गया। तो P1 से P2 तक की जर्नी और Y1 से Y2 तक की जर्नी और AD1 से AD2 की जर्नी हमें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी मेजर्स को समझाती है। सिंपल, एक्सपेंशन ज़्यादा हो गया था, पैसा ज़्यादा आ गया था, टैक्स के अमाउंट को बढ़ा दिया, टैक्स के अमाउंट को बढ़ाने से डिमांड क्या हो गई, घट गई, और डिमांड के घटने से प्राइस लेवल भी घट गया। तो यह डायग्राम आपको बनाना है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी मेजर्स में। The extremely high level of aggregate demand will generate inflationary increases in the price level. This policy can shift aggregate demand down from AD to AD1, leading to a new equilibrium. समझ में, I hope it's clear to you. अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स, आखिर फिस्कल पॉलिसीज की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब सब एक इकोनॉमी तभी रन अच्छे से करेगी जब सबके पास सबका इनकम लेवल सही हो। ऐसे नहीं कि एक ग्रुप अमीर होता जा रहा है और दूसरा ग्रुप गरीब होता जा रहा है। किसी का अमीर इस कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए कि अगला इंसान गरीब बने। अमीर भी अमीर रहे और जो गरीब है वो भी अमीर रहे। तो मीन्स सोशल इक्वलिटी इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट आता है एक्सट्रीमली स्टेबिलिटी। नाउ स्टेबिलिटी मेजर्स को ऑप्ट करने के लिए ही तो एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर्स को ऑप्ट किया जाता है। मीन्स रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, जहां रिसोर्स को मैक्सिमम यूज तक उसे मोबिलाइज करना, सामाजिक वेलफेयर, समाज के लिए कुछ समथिंग हटके करना, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये होता है हमारे फिस्कल पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव्स। नाउ आता है आखिर बजट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर साल बजट पास करती है। बजट्स में यह बताया जाता है कि किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा और कितना टैक्सेस लगेगा, सो ऑन सो फोर्थ। अब भला बजट्स भी जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है बैलेंसिंग बजट, सेकंड होता है सरप्लस बजट और थर्ड होता है डेफिसिट बजट। बैलेंसिंग बजट्स में गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है वो एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है। सरप्लस बजट में जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है उसमें सरकार को टैक्सेस से आमदनी ज़्यादा मिलती है बकायदा एक्सपेंडिचर के, इसीलिए इसे सरप्लस बजट कहते हैं। और डेफिसिट बजट्स पे वो होता है कि सरकार लोग टैक्सेस की चोरी करते हैं, टैक्स को एग्जेम्प्टेड करवाते हैं और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो मींस इन बैलेंस बजट रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू एक्सपेंडिचर, सरप्लस बजट रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, डेफिसिट बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बजट। फिस्कल पॉलिसी में आई होप सो एक सिंपल स्टूडेंट्स के लिए इतना पढ़ना काफ़ी है। यदि आप लोगों को इतनी भी नॉलेज हो गई ना तो आई होप सो आप बहुत कुछ लंबा अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो केवल यही तरीका था आपको समझाने का। सो चलिए, आई होप सो माय कंटेंट इज इजीली अंडरस्टूड बाय यू। और इसी के साथ यदि आप कुछ नोट्स चाहते हैं PDF मटेरियल्स में या आप यदि कुछ ऑनलाइन सपोर्ट चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके मुझे मेरे बायो में कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको माइक्रो, मैक्रो और फुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स